Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, a study of truth. Opposite of that is mythology, which is science or study of fake, lie, or imagination. Again, nowadays, scientists are used to give confidence in mythology. A lot things happen in the US also, in other places also. Like they used to say that the native culture was not scientific before. Now they are saying the native cultures of USA were scientific. Earlier they used to say the native cultures of Mexico were not scientific. And now they say native culture of Mexico are also scientific. Because the entire USA and the native cultures across North and South America was the same. And when the Europeans came to colonize this country in USA, they divided the land whimsically between themselves as they were fighting for resources for Europe. And that's how it was colonized, right from Canada, USA, and South America, and everything was colonized as per the European standards. And so they needed someone to validate it, and those were the scientists. So scientists are paid employees who validated colonial theories. जो वैज्ञानिक थे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो वैज्ञानिक नियुक्त किए गए, वैज्ञानिक तो कोई भी हो सकता है, जैसा सोचने का तरीका होगा, एनालिटिकल होगा, तर्क के द्वारा होगा, न्याय नीति के द्वारा होगा, वैज्ञानिक है। उन्होंने एक नया साइंस का डेफिनेशन बनाया ताकि वो अपने जो उनका जो कॉलोनियल एटीट्यूड है उसको वो रेगुलराइज कर सके। तो आज हम लोग गाय के विषय में बात करेंगे, किस तरह मॉडर्न साइंटिस्ट को यूज करके एक मिथोलॉजी या मिथक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। तो लेट अस वेलकम वैद्य राजेश कपूर जी। जी नमस्कार। नमस्ते। सो पहली बात तो मुझे बताइए कि जो गाय के ऊपर डेली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। जैसे जब हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं मंदिरों में, तो गाय का जो गाय जो गोद्रव्य में हम लोग यूज करते हैं, गोमूत्र यूज करते हैं हम लोग, और उसको काफी प्योर माना जाता है एज लॉन्ग एज द गाय जो है प्रोटेक्टेड है या उसको संरक्षण में गाय को रखा है। लेकिन ये जो अनेक प्रकार की वैज्ञानिक रिपोर्ट्स आती हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स जिसको बोलते हैं, तो ये ऐसा क्या हो गया कि अभी सडनली काउ यूरिन इज नॉट, it doesn't has bacteria now, like they are discovering. प्लीज बताइए। जी, इसके बारे में आपने जो ये सवाल है, बहुत रेलिवेंट सवाल है ये आज के लिए, कि हम हजारों साल से गौमूत्र का आयुर्वेद में बताया गया है प्रयोग करने के बारे में। और अब मॉडर्न साइंस के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बैक्टीरिया है, इसको ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही जयपुर के भी एक हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तीन उनके स्टूडेंट है, वो कहते हैं उन्होंने वहां पे देसी गाय के मूत्र में देखा है कि उसमें तो 14 तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, अच्छे नहीं है वो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब सच कहाँ है? मॉडर्न साइंस जो बोल रहा है, ये जो कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ये बात ठीक है, या वो बात ठीक है जो पुराना हमारा आयुर्वेद बोलता है, और जो हमारी क्लिनिकल ट्रायल है वो क्या बोलते हैं? तो इसका जवाब एक बंबई के आईआईटियन है, डॉक्टर अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, कोटा में है वो। उन्होंने इसका जवाब दिया है जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। उन्होंने बताया है, कहते उनकी टीम ने जो जंगल में चरने वाली गाय है उसका मूत्र लिया और उसको देखा, उसको कल्चर किया, तो किसी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। पर गौशाला में जो गाय है उसमें कभी दो, कोई चार, पांच कभी बैक्टीरिया उसके मूत्र में मिले। एक तो उन्होंने ये बात मानी है कि जंगल में चरने वाली गाय के मूत्र में बैक्टीरिया नहीं पाया गया। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है, जो ये रोगाणु है, ये लगभग 2 माइक्रो मिलीग्राम साइज के हैं, और जो किडनी के फिल्टर हैं वो इससे बहुत छोटे हैं। उसमें से तो बैक्टीरिया पास हो ही नहीं सकता। तो गाय के मूत्र में बैक्टीरिया है, ये बात तो सच है, मिला है, इस बात को हम गलत नहीं कहते। तो आया कहाँ से? तो वो आया है, वो कहते हैं हवा में से। ई कोलाई की ज्यादा बात
कर रहे हैं, 13 तरह के बैक्टीरिया और बताएंगे कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया उसमें आए हैं, तो कहाँ से आए? हवा में से आए, वो गौमूत्र में से नहीं आए। तो हवा से आए हैं तो भी उसको तो हार्मफुल माना जाएगा। हाँ, वो डॉक्टर राकेश कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, पर कहते हैं हमने जो तरीका है, जितने भी रिसर्च पेपर है वो क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं गौमूत्र का उपयोग? डिस्टिलेशन करके। तो डिस्टिलेशन से आपके जितने बैक्टीरिया है ये 70 डिग्री के ऊपर नॉर्मली मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर जब डिस्टिलेशन करते हैं, उसको वाष्प में बदलते हैं, तो उस समय तो उसके टेम्परेचर 100 डिग्री या उससे ऊपर चला जाता है। तो 100 डिग्री के ऊपर बैक्टीरिया रहेगा कहाँ? वो हवा में से आया है तो भी नहीं रहेगा। और वो जब हम पैक करेंगे डिस्टिलेशन के बाद, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता। इसलिए दुनिया भर में, कोई सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के सैकड़ों साइंटिस्ट अब तक इसके ऊपर काम कर चुके हैं। किसके ऊपर? गौमूत्र अर्क के ऊपर। और उन्होंने पाया है कि गौमूत्र अर्क हर तरह की बीमारी में काम करता है, चाहे हार्मोनल डिसऑर्डर है, चाहे किसी तरह की इंफेक्शन है, चाहे पेन किलर के रूप में देना है, सब चीजों में, इवन कैंसर तक में भी गौमूत्र का अर्क का फायदा मिला है। तो उन्होंने गौमूत्र पीने को तो कहा नहीं है। जो साइंटिस्ट है मॉडर्न, वो तो कह रहे हैं गौमूत्र अर्क का उपयोग करो, इसका डोज भी कम हो जाता है। दूसरी बात जो डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी कह रहे हैं, वो बहुत सही बात है। वो क्या कह रहे हैं कि जो वेटनरी साइंटिस्ट ह्यूमन हेल्थ के बारे में कैसे बात कर सकता है? वो कैसे कह सकता है कि गौमूत्र से वो बीमार पड़ेंगे? ह्यूमन हेल्थ उनका फील्ड नहीं है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब वो साइंटिस्ट और साइंस इसका मतलब नहीं समझते हैं। एक साइंटिस्ट को ऐसी जिस फील्ड का वो आदमी नहीं है, जो उनका सब्जेक्ट नहीं है, उसके ऊपर कुछ क्लेम करना ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। अगर वो ऐसा समझते हैं तो उनको इसके बारे में बात करनी है, तो उनको जो मेडिसिन के डॉक्टर, उसके एमडी हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई डॉक्टर हैं, उनको कोट करना चाहिए। उनके रिसर्च पेपर बताने चाहिए जो ये कह रही हैं कि गौमूत्र से लोगों में बीमारियां फैलती है। ऐसा कोई पेपर है? जी नहीं, अभी तक ऐसा एक भी पेपर सामने नहीं आया। तो ये जो कोटा के साइंटिस्ट हैं, इनको इस विषय में बोलने का कोई अधिकार, और बोल रहे हैं तो बड़ी अनसाइंटिफिक बात कर रही हैं। उनको ये पता ही नहीं कि किडनी के फिल्टर कितने छोटे हैं, उसमें से बैक्टीरिया पास करेगा कि नहीं करेगा, इस बारे में उनकी समझ नहीं। और दूसरा है, ह्यूमन हेल्थ उनका सब्जेक्ट नहीं है। तीसरी बात, उनके लिए जो हम लोग कहना चाहेंगे, उन महोदय को अपनी गौशाला की साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि उनके गौशाला में सैनिटेशन का ठीक इंतजाम नहीं है, अनहेल्दी वातावरण में गौएं रह रही हैं। तो उनको अपने गौशाला को इम्प्रूव करना चाहिए, उसको अच्छा बनाना चाहिए, जिससे गाय के मूत्र में बैक्टीरिया ना आए। और दूसरे, जब डिस्टिलेशन हुई तो उसमें बैक्टीरिया रहने का मतलब ही कोई नहीं। ये कुछ दुनिया भर में, जैसे आदित्य साहब ने कहा, इस तरह के कुछ ना कुछ दुनिया भर में शरारती तत्व कुछ ना कुछ करते रहते। अभी एक और इससे पहले बात हुई, भारत के 500 वैज्ञानिकों को अचानक होश आ गया और उन्होंने कहा कि गौमूत्र के ऊपर, गाय के ऊपर कोई रिसर्च भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए। ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, गौमूत्र में कोई गुण नहीं होता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके लिए आप ये काम करें। अब ये जो 500 साइंटिस्ट हैं, ये कैसे साइंटिस्ट है, बड़ा सोचने की बात है। उनको ये पता ही नहीं है कि सैकड़ों पेपर गौमूत्र की एफिकेसी के ऊपर, बीमारियों के इलाज के ऊपर, गौमूत्र के अर्क को लेकर सैकड़ों पेपर अब तक छप चुके हैं। अगर मैं कोट करना चाहूं, तो भारत सरकार का जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, ये सन 2014 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। उनके समय में दिल्ली में आयुष विभाग ने एक सेमिनार पंचगव्य के ऊपर किया, और उसमें उन्होंने बताया, डायरेक्टर जनरल ने बताया कि 600 पेपर उनके ऐसे आए उनके पास, जो बिना सरकार की सहायता से पंचगव्य के ऊपर, गौमूत्र के ऊपर, गाय के घी के ऊपर, दूध पे, दही पे, गौमूत्र के ऊपर और गोबर के रस की एफिकेसी प्रभाव के ऊपर
उनकी इम्यून पावर बढ़ाने, इम्यूनो बूस्टर जो है उनके गुणों के ऊपर इस तरह के पेपर 600 आ गए। तो कहते हैं हम इतने, पहले हमें लगता था एक भी पेपर नहीं आएगा, जब 600 पेपर आ गए तो हमने फिर हाथ खड़े कर दिए, अभी इतने पेपर छापने की हमारी क्षमता नहीं है। तो लगभग 150 पेपर उन्होंने छापे, और सभी पेपर्स ये बता रहे हैं कि गौमूत्र से किसी भी डायबिटीज से लेकर और आपका जो ये ब्रोंकल अस्थमा है, एलर्जी का अस्थमा है, कई प्रकार की इन्फेक्शन है, और कैंसर के ट्यूमर जो हैं उनके ऊपर जो है इसका बहुत अच्छा असर हो रहा है। तो अब इसको कैसे नकारेंगे आप, साइंस के जो पेपर हैं। और वो जो 500 साइंटिस्ट है उनको इसके बारे में जानना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। और उनको इसके बारे में पता नहीं है तो उसका एक ही मतलब होता है, उनका कोई प्रेजुडिस है, उनका कोई मैंडेट है, उनको किसी तरह से, किसी तरह का जो उनका अपना कोई स्वार्थ है, जिसके कारण वो इतना गलत बोल रहे हैं, अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जी आप कुछ कहना चाह रहे अ, मैं एक पूछना चाहता था बीच में कि सिर्फ देशी गायों के लिए कि या फिर जो इंपोर्ट की जा रही है जर्सी काउज उनके लिए भी ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट? हैं। जी, इसके ऊपर तो जो अमेरिका के ही न्यूजीलैंड के एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने 16 साल इसके ऊपर काम किया था, डॉक्टर बिल फोर्ड, उनकी किताब है, आपने तो पढ़ी हुई है वो किताब, पिछली बार भी उस पर चर्चा हुई थी, द डेविल इन द मिल्क, द डेविल इन द मिल्क, यस। है, वुडफोर्ड। उनकी 16 साल की स्टडी है, तो यदि उसको देखें हम तो उसमें तो साफ बता रहे हैं वो कि एमिनो एसिड की जो चेन है प्रोटीन की, तो उसमें जो विदेशी गाय है उसके प्रोटीन में जो 227 उसकी लिंक है, उसमें 67th लिंक है, वो भारतीय गाय में, जो स्वदेशी गाय है, अफ्रीकन गाय है, उसमें वो प्रोलीन है, 67th लिंक। और ये जो फॉरेन ब्रीड की गाय है उसमें प्रोलीन की जगह हिस्टाडिन है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? जो प्रोलीन है वो अपनी अगली लिंक के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है, जब डाइजेस्ट होता है उस समय टूटता नहीं। और BCM7 नाम का एक प्रोटीन है जो हार्मफुल है, वो रिलीज नहीं होता, उसका बाउंड बना रहता है। इसके उल्टा जब विदेशी गाय का जो है, HF है, जर्सी है, उसके दूध में जो 67th लिंक है, वो डाइजेस्ट होने के समय टूट जाता है, और टूट कर वो हिस्टाडीन नाम का जो लिंक है वो प्रोटीन का, वो फिर BCM7 नाम का एक प्रोटीन बनाता है, उसको रिलीज करता है, बीटा कैसोमॉर्फिन 7। अब ये छोटा सा लिंक है 7 कड़ियों का, ये कितना खतरनाक है, ये पूरे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर, और उसको डैमेज करने की वजह से सिजोफ्रेनिया जैसे बीमारियां, मानसिक जो है ब्रेन सेल का डिस्ट्रॉय होना, फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, क्लॉट बनना, अपने आर्टरी को ब्लॉकेज होना, सडन इन्फेंट डेथ है, डायबिटीज टाइप 1 है, और यहाँ तक कि कैंसर भी उसकी वजह से हो रहा है। ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसके ऊपर तो रिसर्च पेपर है जी। तो विदेशी गाय का दूध, ये कोई 500 साल पहले कहते म्यूटेशन हुई है, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। और उसकी वजह से जो फॉरेन ब्रीड की गौएं हैं, जिसको बॉस टॉरस कहते हैं, तो बॉस टॉरस की जो ब्रीड है वो म्यूटेशन के कारण वो टॉक्सिक हो गई। और जो बॉस इंडिकस है वो अभी तक प्रोटेक्टेड है, अभी तक ठीक है, उसको अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो खराब हो जाएगी। तो उसका दूध जो है फिर नाम क्या हो गया, बीटा कैसिन A1 नाम पड़ गया, ये टॉक्सिक ब्रीड जो फॉरेन ब्रीड है बॉस टॉरस। और जो इंडियन ब्रीड है बॉस इंडिकस जो है, उसको वो प्रोटीन के फर्क के कारण नाम दे दिया बीटा कैसिन A2। तो इस तरह से ये फॉरेन ब्रीड की गौएं तो सही नहीं है, मगर इसमें कुछ और भी हमें मिला है। ये कुछ ट्रायल हमने किए, क्लिनिकल ट्रायल इनको आप कह सकते हैं। हमने विदेशी गाय का गोबर जिस भी खेत में डाला, कमाल की बात है उसमें उपज नहीं हुई, बहुत ज्यादा बीमारियां आ गई, और क्रॉप नहीं हुई। केमिकल भी नहीं डाले हमने, मगर उसमें क्रॉप नहीं हो रही, ये हमारे प्रयोगों से साबित हुआ है। और जहां जहां पे भी हमने देसी गाय के गोबर को प्रॉपर ट्रीट डाला, प्रॉपर ट्रीट का मतलब खाद बनाकर, है ना, वो डाला,
उससे क्रॉप जो है कंट्रोल से 25-30% ज्यादा हुई। और जहां पे हमने ये विदेशी गाय का गोबर डाला, वहां पे 50% कंट्रोल से क्रॉप एकदम कम हो गई, ना होने जैसी क्रॉप हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि सिर्फ उसका दूध नहीं, उसके सभी सीक्रेट्स हार्मफुल हैं। एक और बात हमने देखी, जहां जहां पे ये गाय होती है, तो हमने सिर्फ इतना किया है, गाय को लेकर फॉरेन ब्रीड की, HF, हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो है, उसको लेकर एक खेत में घुमा दिया। घुमाने के बाद वहां पे मक्का मेज वो लगाया, तो मक्का लगाया तो उसमें क्रॉप नहीं हुई। लगभग 6 इंच 8 इंच 9 इंच के प्लांट हुए, बाकी नहीं हुए। कंट्रोल में नॉर्मल क्रॉप हुई। और जहां पे देसी गाय को सिर्फ घुमाया, उसका गोबर नहीं डाला, वहां पे कंट्रोल से 25% मक्का ज्यादा हुआ। क्या मतलब है इसका? और इसकी बॉडी में भी टॉक्सिन। इसके ऊपर अभी तक दुनिया में कोई पेपर नहीं लिखे गए, तो ट्रायल करके देख लीजिए। आप विदेशी गौओं के पास किसी को बिठाइए, आपके तो घर में वो गाय है जिसके पास आप कर पिछली बार बता रहे थे कि पोलियो वाला बच्चा उनके पेरेंट्स लेकर आए, उसमें इंप्रूवमेंट हो गई बहुत अच्छी। तो इसका जो क्रॉस ब्रीड है वो भी बेटर है। और जो प्योर ये बॉस्टोरस है, वो हर तरह से हार्मफुल है। इसलिए जो हम बात जब करते हैं कि गाय का दूध लेना है, उसका मूत्र लेना है, उसका गोबर लेना है, तो उसका एक ही मतलब होता है, बॉस इंडिकस, जो बीटा कैसिन A1 की गाय है, सिर्फ वही। अच्छा, मान लीजिए कि पेपरों में कहीं कोई गलती है, हमारे क्लेम गलत है, तो जरा एक बात का जवाब हमें खुद से मांगना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। यदि ऐसा है तो अमेरिका की इली लिली ने अपनी गऊओं को बदलकर इंडियन ब्रीड की गऊएं क्यों लाए हो? दूसरा, मोन्सेंटो ने, दुनिया की सबसे बड़ी बिग मेगा कंपनी, उसने अपनी गऊओं को बदलकर A2 क्यों बनाया? यदि A1 A2 में कोई फर्क नहीं है ना? इसके ऊपर बहुत दबाने की विषय को कोशिश की जा रही है, सामने ना आए, ऐसा बहुत प्रयास किया जा रहा है। और ये तो सामने है ना, हम ना देखे तो क्या करेंगे? मीडिया उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। अब बताइए इन्होंने गाय को क्यों बदला? फिर ब्राजील में इतनी गाय जो महंगी क्यों है, उसका नाम उन्होंने रखा है जी गिरियोलैंडो। वो कौन सी है? गिर नस्ल की भारतीय गाय है, अंगोल नस्ल की गाय है, क्रॉस ब्रीड बना दी, और दूध कितना दे रही है? 60 लीटर। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, भारत का जो साइंटिस्ट है वो बहुत गलत सिलेबस पढ़कर जो है वेटनरी साइंटिस्ट बन रहा है। वो उसका सिलेबस ही गलत है। और उसका सिलेबस सही होता तो मैं एक बात सवाल पैदा कर रहा हूँ। जो ब्राजील के लोग हैं वो एक गाय से 60 लीटर दूध ले सकते हैं इंडियन ब्रीड से, और भारत का साइंटिस्ट बोल रहा है जी भारत की गाय तो बेकार है, HF गाय लाओ। इसका मतलब ये वेटनरी साइंटिस्ट साइंस को जानते ही नहीं है। टेप रिकॉर्डर की तरह इनका टेप रिकॉर्ड बजता रहता है, फैक्ट को जानते नहीं है, सच को समझते नहीं है, और देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं अपनी नासमझी के कारण। और शायद इसका कारण यही है कि उनका सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है। वो सिलेबस किन्होंने बनाया? उन्होंने ही बनवाया। जो लोग भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, उन्होंने बनाया, यहाँ पे लागू कर दिया। हम लोगों ने सही सिलेबस बनाया ही नहीं। ये बात तो है ही है। और इसके अलावा कुछ में और जो प्रूव हो गए हैं, प्रूवन फैक्ट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा गाय के बारे नहीं, एक्चुअली में। मुझे हमने ये बड़ा सुना होगा। आश्चर्य, एक मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, कि जी जी। भारत ने स्पेस के अंतरिक्ष का एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत उन्नति की है ना, वो भी एक वेस्टर्न मॉडल पे की है। लेकिन और भारत ने वैक्सीन्स में भी बहुत अच्छा काम किया है, कोवैक्स और ये सब बना के काफी अच्छा काम किया उन्होंने वैक्सीन के एरिया में भी। लेकिन ये जो प्रोपागेंडा वाला जो साइंस है, जो ये प्रोपागेंडा वाला साइंस है, ये प्रूव करने के लिए कि आपके हिंदू बिलीफ्स खराब है, आपके सनातन धर्म आप बैकवर्ड है, ये यहाँ पे गाय का, बिकॉज गाय का इंट्रिंसिक कनेक्शन है सनातन धर्म से, तो उस पे इस तरह का जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स आती हैं, तो उस पे अगर कोई क्वेश्चन करता है उसको बोलते हैं अनसाइंटिफिक है। तो ये जो साइंटिस्ट है, इनका आपने कभी बैकग्राउंड चेक किया किसी का भी? कहाँ से इनका फंडिंग है? कहाँ, किस एजेंडा पे लोग बात करना चाहते हैं? बिकॉज जैसी गाय पे बात करते हैं वो भारत में सेंसिटिव हो जाती है।
बिकॉज गाय पूजनीय है भारतीय कल्चर में। तो अमेरिका में भी है, जैसे अमेरिका में मेरे पास तो होल्स्टीन गाय है। और मैंने आपके साथ बात किया था तो अभी उसका जो गिर का जो बुल है, गिर का एक बैल है, उसके थ्रू उसके हम लोग नेक्स्ट बच्चा होगा गिर गाय के थ्रू होगा, बुल के थ्रू। तो मैंने आपसे बात किया था, और जहां भी उसका मूत्र और गोबर पड़ता है वहां पे हमारे मतलब मेरे गार्डन में अच्छे, बहुत अच्छे फल निकल रहे हैं। एप्पल, प्लम्स, पालक, कॉर्न, बीन, ये सब निकल रहा है घर में। और उसकी गाय का गोबर से आता है, मतलब गोबर का हम लोग खाद से यूज करते हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं किसी भारतीय को पूछता हूं तो पहला क्वेश्चन होता है ब्राह्मी गाय है। एक ब्राह्मी करके कैचवर्ड आ गया है हर जगह, ब्राह्मी गाय है। मतलब कि ये दूसरी गाय गाय नहीं है। लेकिन मैं इफेक्ट देख रहा हूँ कि ये जो होल्स्टीन गाय भी है उसके गोबर का भी बहुत अच्छा प्रभाव है पूरे गार्डन पे। हमारे घर में मैक्सिमम फूल निकलते हैं, मैक्सिमम फल निकल रहे हैं। तो ये जो वैज्ञानिक जो आपने कोट किया, ये कोटा के वैज्ञानिक और ये दूसरे वैज्ञानिक, इनका कभी आपने बैकग्राउंड चेक किया कि ये है कहाँ से, कहाँ से इनका मोटिवेशन है, इनका फंडिंग किधर से है? आप ठीक कह रहे हैं। ये मुझे लगता है इनको फंडिंग कुछ गलत जगह से होती है। जो 500 साइंटिस्ट है, अगर वो साइंटिस्ट है, जो हम जैसे कॉमन लोग जिस बात को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस बात को वो लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये बिल्कुल आपका जायज सवाल है। कुछ तो मामला गड़बड़ है, कहीं तो दाल में काला है। तो ऐसा कुछ तो है। सर, दूसरे जो आप कह रहे हैं कि एचएफ का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मुझे लगता है वो क्रॉस ब्रीड होगी, जिसकी वजह से उसमें आप अगर उसका टेस्ट करवाएंगे ना, तो उसके जो आएंगे वो अ, अपना पेयर, वो जो जेनेटिक कोड आता है ना, वो पेयर में आता है, A1 A2 A2 A1, या A2 A2 या A1 A1। वो आएगा तो उसका प्योर A1 A1 नहीं आएगा, इस सीक्वेंस में नहीं आएगा। A1 A1 नहीं आएगा, A1 A2 आएगा, या A2 A1 ऐसा कुछ आएगा। इसलिए आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो चलिए, लकीली आपके पास अच्छी गाय है वो, तो ये तो खुशी की बात है। मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा था, एक जो दुनिया भर में बात जानी जाती है, मानी जाती है, वो क्या है कि जो यूरोकेन नाम का एक रसायन है, एक सब्सटेंस है, तो उसको यूरोकेन के बारे में कहा जाता है, पेटेंट मिला है उसको, और सारी दुनिया में वो बन भी रहा है, डेवलप कंट्री में, यूरिन से ही। वो यूरोकेन की प्रॉपर्टी क्या है? वो क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। कैंसर में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और लगभग सभी बीमारियों में अच्छे रिजल्ट है, खासकर क्लॉट को डिसॉल्व करने में। तो ये गौमूत्र के अंदर यूरोकेन की मात्रा तो बहुत रिच है, और B12 इसमें बहुत रिच पाया गया है। और फिर एक और पता लगा है कि इसमें 1 लीटर गौमूत्र में 8 मिलीग्राम गोल्ड मिला है, तो फॉरेन ब्रीड की एक भी गाय में नहीं मिला। सिल्वर भी मिला है, चांदी भी मिला है, और लगभग 50 रुपए का गोल्ड 1 लीटर गौमूत्र में इंडियन ब्रीड की गौओं में मिला है। और ये एक गाय में नहीं, सभी तरह की भारतीय गौओं में मिला है। विदेशी ब्रीड में तो किसी में नहीं मिला, भैंस में भी नहीं मिला, और मिला है तो वो क्लेम करते। तो अब ये हम जानते हैं, ऑटो इम्यून जो हमारा सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करने में गोल्ड का बहुत बड़ा रोल। जिस भी दवाई में गोल्ड डाल दिया जाता है, स्वर्ण भस्म डाल दी जाती है, उसके गुण कई गुना बढ़ जाते हैं, एफिकेसी कई गुना बढ़ जाती है। तो ये तो ईश्वर ने ही डाला हुआ है गोल्ड गौमूत्र में, तो इम्यून पावर को वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसमें हम कैसे शक कर सकते हैं? B12 के बारे में हम क्या शक कर सकते हैं? और ए से लेकर जितने भी विटामिन है, वो गाय के गोबर, गौमूत्र, आंतों में पाए जाते हैं। इसमें क्या शक है? फिर एक और बहुत बढ़िया मैं कोट करना चाहूंगा। गाय के मूत्र में, गोबर में, दूध में सेरिब्रोसाइट नाम का एक तत्व मिला है। और ये क्या करता है? हमारे सेरिब्रम को, हमारे ब्रेन को बहुत पावरफुल बना देता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज तो है ही, और एंटी बैक्टीरियल है। तो इसका जो एनालिसिस है, कल्चर किया गया है, तो ये तो कई तरह के तत्व इसमें पाए गए हैं। डॉक्टर राकेश अग्रवाल तो ये बोलते हैं कि इसमें हो सकता है 100 से भी ज्यादा हमको लाभदायक
कल्चर ठीक से इसको किया जाए अच्छी बड़ी टाइप में, तो उनका मानना है कि 100 से ज्यादा इसमें जो है गुण तत्व मिल सकते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, वो सब प्राकृतिक है, सिंथेटिक नहीं है। इसलिए गौमूत्र के गुणों के बारे में संदेह करने का कोई कारण नहीं है। ये तो सैकड़ों साल से प्रयोग होता आ रहा है भारत में, और अभी अभी जो आयुर्वेद में वर्णन नहीं है वो इसका अर्क दिया जा रहा है, उसमें तो फिर बैक्टीरिया रहने का भी प्रश्न ही नहीं है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात और भी है वो ये है, वो जो रिसर्च पेपर है उनमें से कई पेपर ये कहते हैं, जो कंपेडियम 2014 में भारत सरकार ने छापा है, कि ये दवाइयों की एफिकेसी को बढ़ा देता है। मतलब यदि हमने 1 चम्मच गौमूत्र अर्क को पानी में डालकर उसके साथ स्टेरॉइड को ले लिया, तो एक तो उसका असर 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना तक बढ़ जाएगा। अलग अलग मामलों में अलग अलग ये एफिकेसी को बढ़ाता है। और दूसरा, उसके साइड इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर देगा, होगा ही नहीं साइड इफेक्ट। हम जानते हैं स्टेरॉइड कई बार देनी पड़ती है मॉडर्न साइंटिस्ट को। हम्म। और उसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं होती, और जिसको स्टेरॉइड दे देते हैं, फिर उसके जीवन का हालत ये हो जाती है उस रोगी की, और कोई दवाई उस पर काम ही नहीं करती, और स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट बहुत गंभीर है, ये भी हम जानते हैं। और डॉक्टर कहते हैं जी जब कोई ऑप्शन ही नहीं तो क्या करें, तो ऑप्शन है गौमूत्र के साथ पानी मिलाकर आप स्टेरॉइड या कोई भी दवाई ले, आपको कोई साइड, इतनी जबरदस्त चीज है। तो इससे इनकार करने से, किसी प्रेजुडिस की वजह से, किसी स्वार्थ के कारण इसको डिस्कार्ड करने का मतलब है हम ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम, मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए। तो जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए, केवल इसलिए कि वो भारतीय संस्कृति का एक अंग है, सनातन संस्कृति का एक अंग है। ये तो प्रेजुडिस का मामला है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा पूर्वाग्रही और बहुत कम्युनल लोग हो सकते हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मानवता के हित में इस सच को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, साइंस को यूज किया जाता है एक नैरेटिव बनाने के लिए। आजकल साइंस हैज नॉट रिमेन साइंस, साइंस इटसेल्फ हैज बिकम पॉलिटिक्स। अमेरिका में भी लोगों को चुप कराने के लिए साइंस की रिपोर्ट्स यूज की जाती है। ये साइंस ऐसा बोल रहा है, जैसे जैसे अभी रिपोर्ट्स आती हैं अनेक तरह की, जैसे कि बाल उगाने का टेक्निक, उस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर चल रही है। तो वो तो ये स्टैंडर्ड ऑफ साइंस तो भी बहुत ही लो हो गया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर यूज टू वैलिडेट द पॉलिटिकल पॉइंट। जैसे अभी अमेरिका में तो आप सुन ही रहे हैं किस प्रकार पे जेंडर पॉलिटिक्स चलती रहती है, कि अभी ट्रांसजेंडर को एस्टेब्लिश करना है। और ये तो एक रिपोर्ट आई, साइंटिस्ट रिपोर्ट आई, कि 7% लोग, 7% अमेरिका में जो लोग हैं वो स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट मतलब वो अपने आप को प्योर मेल या प्योर फीमेल नहीं बुलाते, वो अपने आप को कुछ और बुलाते हैं, सम लैंगिक या फिर कुछ और कम्युनिटीज, LGBTQIA हो गया है, वो हो गया है। तो उसके लिए साइंटिफिक रिपोर्ट यूज की जाती है। तो एक तरीके से पॉलिटिकल नैरेटिव हो गया वो। तो 7% लोग बहुत होते हैं, मतलब 14 से 16 मिलियन लोग अमेरिका में, 14 से 16 मिलियन लोग, उन्होंने ऐसा क्लासिफाई किया है और उनके लिए लॉज बना दिए हैं। तो जो जो रिमेनिंग जो 94% बचे लोग, उनके ऊपर भी वो लॉज लगेंगे। जो सात जो जो 7% जो लॉ के लिए जो लॉ बनाया गया है वो 94% पर भी लगेंगे। और अभी तो इतना, और ये सब ओह, साइंस की रिपोर्ट के बेसिस पे हुआ है। तो इसीलिए मैं कभी भी वेस्टर्न साइंटिस्ट को कोट नहीं करता हूँ, और आज आपने आपने बता दिया तो कोटा के साइंटिस्ट को भी कोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी उसी मॉडल पे चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत में साइंस का जो, ये जो मिथोलॉजिकल साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च फाइंडिंग्स ठीक से पब्लिश नहीं है, क्या ये रिसर्चेस पीयर रिव्यूड रहती है कि बाकी साइंटिस्ट को वैलिडेट करें? देखिए भारत में पता नहीं क्या बात है, आदित्य जी, यहाँ पे साइंटिस्ट जो है ना, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगा कि कोई साइंटिस्ट से ज्यादा यहाँ पे पपेट की तरह काम करता हो। ना कोई पॉलिटिशियन ऐसा है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा है। सबसे ज्यादा अगर कोई नासमझी का काम करते हुए नजर आते हैं तो साइंटिस्ट है। वो साइंटिस्ट में नासा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो इसमें डिफेंस सिस्टम में काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो हेल्थ की फील्ड में काम कर रहे हैं,
एग्रीकल्चर हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, वो लोग जितनी नासमझी की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी और ने इतनी नासमझी या नालायकी के काम किए होंगे जितने भारत के साइंटिस्ट इस फील्ड में कर रहे हैं। वो बिना किसी रिसर्च पेपर के, बिना किसी एविडेंस के कुछ भी बात करते हैं और सब लोग मानने लगते हैं। एक और बात जो है, आपकी बात करने से मुझे ध्यान आया, वो गौ विज्ञान से तो जुड़ी हुई नहीं है, पर एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट। आप ये बताइए कि जो मेल फीमेल को हमने शादी करते हैं, साथ रहते हैं, संसर्ग करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? उद्देश्य क्या है? प्रकृति का एक ही उद्देश्य है, संतान को पैदा करना। एक ही उद्देश्य से ये काम किया जाता है। तो आप ये बताइए, ये जो भारत में भी कानून अब बन गया है, उसके लिए, कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो है आप, जो है मैरिज जो है लड़का लड़के से कर सकता है, लड़की लड़की से कर सकते हैं। ये कितना एबनॉर्मल है। और ऐसा नहीं लगता क्या कि ये मेंटली ये लोग बहुत अनहेल्दी हैं, मानसिक रूप से रोगी हैं, जिनको लगता है शरीर का भोग करने के लिए ही धरती के ऊपर आए हैं? तो मेंटली ये लोग स्वस्थ हैं क्या? आपको लगता है ऐसा? हमें तो नहीं लगता कि ये लोग मानसिक रूप से तो बहुत बीमार लोग हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, यही किसी देश का शासन चलाने वाले बन गए। तो यानी प्रकृति की व्यवस्था सीधा संदेश है कि फूलों से या पर परागण होता है, आत्म परागण होता है, जो कुछ भी है सृष्टि में, ये प्रजनन के लिए ही तो है ना। ये संसर्ग का काम जो है, ये मनुष्यों में जो है, तो ये तो बड़ा कुछ विकृत बात नहीं लगती आपको जो इस तरह का सब चल रहा है? ये ट्रांसजेंडर की बात जो आपने की, ये सब विकृति से उपजी हुई चीजें नहीं है क्या? किसी समझदार, किसी स्वस्थ संतुलित बुद्धि से निकली हुई बातें तो लगता नहीं कि ये हो सकती है। तो मानसिक रूप से जो रोगी लोग हैं, वहां से निकली हुई बात नहीं लगती क्या आपको ये? ऐसा तो मतलब अजीब सा लगता है, बिकॉज हम लोग एक अलग समाज से आए हैं, तो हम लोग को तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन यहाँ पे लॉज ऐसे हैं कि अभी नाउ यू हैव टू फॉलो, कि आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चों पे, और यू नेवर नो कि किसको क्या बुरा लग जाए, क्योंकि उसको रेसिज्म की कैटेगरी में भी डाल दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन कैटेगरी में। तो वो लॉ है, तो अभी लॉ को तो पालन करना ही पड़ेगा, तो जमीन का law। जी बिल्कुल ठीक, कानून को तो मानना पड़ेगा, पर कानून को मानते हुए, उसका पालन करते हुए हम सवाल खड़े नहीं कर सकते क्या? दिमाग को ताला तो नहीं? क्या ये स्वस्थ मन से निकली बातें हैं क्या? नहीं चलिए, नहीं, खैर। बच्चों एक बच्चों तो से ये भी, बात है। दूसरा, बच्चों जी, से भी हम लोग दूसरा, बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्कूल करिकुलम में डाल दिया है। तो अभी अच्छा, ओ, स्कूल करिकुलम में ओ डाल दिया माय है। गॉड। मैं आपको बड़ा आश्चर्य से बताता हूँ कि मैं अभी एक एयरपोर्ट से पास कर रहा था, मिसूरी का कैंसस सिटी एयरपोर्ट से। मैं मेरा एक फ्लाइट था वहां से, कनेक्टिंग फ्लाइट। तो वहां पे मैंने बाथरूम देखा, एयरपोर्ट के अंदर, बड़ा मॉडर्न एयरपोर्ट जी, है। वहां पे मेल फीमेल जेंडर नहीं है एयरपोर्ट पे। वहां पे एक कॉमन बाथरूम है, जहाँ पे जी, लोग जाएंगे अंदर, महिलाएं पुरुष दोनों जाएंगे। वो कॉमनली यूज हो रहा है। तो बड़ा अजीब सा लगा मुझे, पहले ऐसा होता था सेपरेट है। तो जहाँ पे, तो यहाँ पे सुरक्षा का भी रीजन आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं अमेरिका में, जो कि स्त्रियों के लिए बड़ा असुरक्षा का कारण भी है। लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर कॉमन बाथरूम है। तो मैं पहली बार मैंने देखा अमेरिका में भी। तो मैं भी शॉक हो गया कि ये मॉडर्न मैंने एयरपोर्ट, पहली बार सुना। कैंसस सिटी मिसूरी एयरपोर्ट में जो भी जाए, एमसीआई एयरपोर्ट कोड है, वहां पे आपको कॉमन मिलेगा, कॉमन बाथरूम, ब्रांड न्यू एयरपोर्ट है। और आई वाज शॉक्ड कि मैं, कि ये तो एकदम अजीब तरीके के, मुझे, माय एक्सपीरियंस, मैं बहुत सालों से अमेरिका में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस एकदम ही नया था कि कॉमन कॉमन बाथरूम्स। तो मैं, हमारे देश में एक थिंक, हम्म, सॉरी, बोलिए। आप कही, कंप्लीट करिए। तो ये मेरे लिए हमारे बड़ा, देश में एक थिंकर हुए हैं, एक प्लीज। विचारक हुए हैं हमारे देश में, दीनदयाल उपाध्याय जी और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। तो वो एक बात कहते हैं, जो पश्चिम का विचार है, ये हमेशा पेंडुलम की तरह काम करता है। ये एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं। आपकी बात सुनकर मुझे आज वो बात याद आ गई। पहला एक्सट्रीम क्या था? वो एक्सट्रीम ये था कि औरत का अधिकार कोई था ही नहीं, उसके कोई राइट नहीं है। यहां तक कहा जाता था कि उसके अंदर आत्मा भी नहीं है, उसके अंदर जीवन भी नहीं है, वो
मेज कुर्सी की तरह बेजान चीज है, उसको इस्तेमाल करो। बस केवल आदमी के अंदर, पुरुष के अंदर ही वो आत्मा और जीवन और प्राण है। ये एक एक्सट्रीम। और उनको जो है ये कहकर जला भी दिया, ये जादूगर नहीं है, ये सब क्या है। ऐसी हजारों हजारों औरतों को यूरोप में और ये अमेरिका में जलाया गया, मारा गया। अब ये एक एक्सट्रीम था। अब दूसरा एक्सट्रीम, उनको इतना ज्यादा आदमी की तरह ही ट्रीट करना, आदमी के बराबर मानना, ये दूसरा एक्सट्रीम। ये सच हमेशा बीच में होता है समाज जीवन। मैथमेटिक्स और साइंस में ही होता है एब्सोल्यूट कुछ। समाज जीवन में तो हर चीज बीच में ही ठीक होती है। वो बीच का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये सूरज है ना, ये अपनी ग्रेविटेशन फोर्स को दाएं बाएं हिला दे, तो ये पूरी हमारी जो है ना तो प्लेनेटोरियम, ये खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये संतुलित नहीं है ये सोच। यानी महिलाओं को एक तरफ तो भारत में आप देखिए, यत्र पूजयन्ते नार्यास्तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि स्त्री को जो है वो हमेशा सुरक्षा चाहिए, पिता की, पुत्र की, पति की, भाई की सुरक्षा में रहना चाहिए। ये संतुलन है, एक्सट्रीम नहीं है किसी भी चीज का। क्यों है? ये स्त्री सत्ता बहुत शक्तिशाली है, कोई शक नहीं। और इसको तो अभी मनोवैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि जो महिला का दूसरा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का भीतर का दूसरा भाग है, वो पुरुष से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसलिए उसको इतना जो है, स्त्री को बहुत हमारे पुराणों में, आपके हिसाब से सेक्सोलॉजी में, उसके हिसाब से बहुत महत्व दिया गया है। जबकि यूरोप में एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम, और उसको पुरुष के बराबर माना है। वो बराबर कैसे हो सकती है जी? कुछ मामलों में वो पुरुष से बहुत आगे है, बराबर नहीं हो सकती। वो माँ है, वो पत्नी है, वो गुण पुरुष में कहाँ है? एक्सट्रीम है वहां पे संवेदनाओं का। और दूसरी तरफ बहुत कोमल है वो, उसका मिस यूज, दुरुपयोग आसानी से हो सकता है। उस संवेदनाओं के स्तर पे बहुत कोमल है, इसलिए उसको सुरक्षा के लिए कहा गया है हमेशा। और इसका मिसयूज हो रहा है। आज तो स्त्रियों की स्वतंत्रता का एक ही मतलब रह गया है पूरे समाज के लिए, उनका मिसयूज, उनका दुरुपयोग ज्यादा से ज्यादा करना। अब बताइए, स्वतंत्रता की बात जब से हो रही है, तब से भारत जैसे देश में स्त्रियों का दुरुपयोग सैकड़ों गुना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यूरोप अमेरिका की तो बात छोड़ ही दीजिए। वहां पे तो स्त्रियों का दुरुपयोग हो ही रहा है। उसके पवित्रता की, उसके अस्तित्व की, उसके सम्मान की रक्षा केवल शब्दों तक रह गई है। नहीं तो उसकी भोग की वस्तु से अधिक तो उसको माना ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप बताइए, हर विज्ञापन में उसके कपड़े क्यों उतारे हुए हैं? है ना? उसको केवल एक भोग की चीज माना है, कहने को बराबर का सम्मान है। अरे काहे का बराबर का सम्मान है? उसको सम्मान देने का अर्थ है आप उसको भोग की वस्तु ना माने, माँ, बेटी, बहन का दर्जा जैसे भारत में दिया है वो दीजिए, तब तो कोई बात है। तो इसलिए ये एक और एक्सट्रीम है। ये स्त्रियों का सम्मान नहीं है, स्त्रियों की दुर्दशा की ओर बड़ी तेजी से हम बढ़ रहे हैं, और दुर्दशा स्त्रियों की हो रही है। ये बात मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी? हाँ, पहुंच रही है। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे जो वॉइस वाला हुआ है ना स्पीकर, उस पे कट नजर आ रहा था। खैर, तो गाय, अगर आप इस विषय में बात को कुछ करना है तो और करते हैं। मामला गंभीर है, महत्वपूर्ण है, जो आपकी बातचीत में से निकल आया। नहीं तो गाय के ऊपर कुछ एक दो बातें और करने की हैं। आप अनुमति जब देंगे तो उस पर और आगे बढ़ेंगे। प्लीज कंटिन्यू, गाय पे कंटिन्यू प्लीज। जी, एक और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, आपसे पहले भी थोड़ी आपका एक बार बात हुई आपका थी। कैमरा काफी ऊपर की तरफ हो गया, नीचे जी करिए। जी जी, अब ठीक है? स्टेबल रखिए कैमरे जी, को। ठीक आ गया? हाँ, जी, यस। ठीक है। अब यस। तो एक और बात आपसे एक बार शेयर हुई थी कि भारत में जो है ना, पहले गाय को अंग्रेजों के समय में हमारी समृद्धि का आधार होने के कारण, तो विल्बर फोर्स वगैरह की टीम जो है ना, ये भारत को गरीब बनाना चाहती थी। तो इसके लिए उन्होंने गाय को खत्म करने का एक कार्यक्रम बनाया। उसमें क्या करते थे, उन्होंने कानून बनाया था कि जो नंदी है, जो सांड है, उसके दोनों आगे के पांव मारकर, डंडे से मारकर तोड़ दिए जाएं। तो सैनिक निकलते थे
और डंडे के दोनों आगे उस मारकर उसके बैल के सांड के आगे के नंदी के पांव तोड़ते थे, ताकि गाय का गर्भाधान ना हो और आगे उसका प्रजनन ना हो और भारत निर्धन बने। इस तरह का कानून बना था। अब ये बात जो है, पहले से कई गुना अधिक तेजी से गोवंश को, भारतीय गोवंश को समाप्त करने का काम बड़ी तेजी से हो रहा है और बहुत चालाकी से, चतुराई से, कुटिलता से हो रहा है। आप कहेंगे वो कैसे? अब ऐसे तरीके सिलेबस में जोड़ दिए गए हैं कि अब हमारा साइंटिस्ट भारत के लोगों से और खुद हमारे अपने भारत के खर्चे पर गोवंश को समाप्त करता है। इसके ऊपर हमने एक किताब लिखी, वो किताब काफी लोकप्रिय भी हुई किताब। तो आजकल आउट ऑफ वो प्रिंट है, तो फिर से दोबारा उसको बना रहे हैं। वो कौन से तरीके हैं जो गाय को समाप्त करने के? आपको सुनकर हैरानी होगी, ये बात अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है कि जब हम बॉस टॉरस और बॉस इंडिकस को क्रॉस करते हैं तो उससे जो संकर नस्ल पैदा होती है, तो पहली जनरेशन में दूध बढ़ जाता है। ये फैक्ट। दूसरा फैक्ट, दूसरी जनरेशन में ये दूध कम हो जाता है, तीसरी जनरेशन में समाप्त हो जाता है। करोड़ों गोवंश को क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा, बॉस इंडिकस बॉस टॉरस की जो क्रॉस की, हमारे करोड़ों रुपए खर्च करके एचएफ का जो सीमन लाए, एचएफ सांड लाए, और उससे जो है जो ये क्रॉस ब्रीडिंग की, भारत में पिछले सैकड़ों साल में, हजारों साल में कभी गाय बांझ नहीं बनी, इनफर्टाइल नहीं हुई। और आज ये हालत है, करोड़ों गौएं सड़क के ऊपर भटक रही हैं, बिल्कुल इनफर्टाइल। उनके कंसीव ही नहीं करती, वो बच्चा ही नहीं होता, दूध नहीं होता। कैसे हुआ? हमारे खर्चे के ऊपर हमारे गौवंश को बांझ बना दिया, हमें बर्बाद करने के लिए। और सरकार के ध्यान में ये बात है ही नहीं। ये सबसे खतरनाक पहला दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप बताइए प्रजनन कैसे होता है, ब्रीडिंग कैसे होती है? हार्मोन बनते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो। तो उससे हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स की वजह से संसर्ग की इच्छा पैदा होती है, मेल फीमेल। उस संसर्ग होता है, उसके कारण जो है गर्भ की स्थापना हो जाती है और संतान हो जाती है। अब आप मान लीजिए किसी स्त्री को कहा जाए कि भाई हम जो है विवाह नहीं करने देंगे, पति के साथ रहने नहीं देंगे, और इसको इंजेक्शन लगा के, इसके पेट में जो है इंजेक्ट करके या हार्मोन अपना वो स्पर्म डालकर उसको जो है गर्भवती बना दे। तो आप बताइए, वो उसको जो मेंटल टॉर्चर इससे मिलेगा, उसकी वजह से उसके रिप्रोडक्टिव हार्मोन बनने बंद होंगे कि नहीं होंगे? यही ब्लंडर किया, सिलेबस में जोड़ दिया, आज तक चल रहा है ये सब। गाय को कृत्रिम रूप से गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है, एआई। और कोई भी गाय 4-5 बार ब्रीड करती है, बच्चा देती है, हम बोलते हैं हरा होना, दूध देना, 4-5 बार बस। जबकि जब तक ये नेचुरल ब्रीडिंग थी, हमारी गाय 20 बार ब्याती थी, यानी 20 बार वो बच्चा देती थी और दूध देती, तब तक दूध देती थी जब तक जिंदा रहे। आप बताइए, ये मॉडर्न साइंस के नाम पर करोड़ों गोवंश को बर्बाद नहीं किया? और हमारा वेद मंत्र है, ऋग्वेद में आता है वहां पे कि यदि आप गाय को संसर्ग से वंचित करेंगे तो समाज का विनाश हो जाता है। ऐसा वो मंत्र मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, अभी मुझे ध्यान नहीं था कि आपको तैयार रखूं। वो मंत्र बोलता है, वो समाज नष्ट हो जाता है। तो ये तो अपने विनाश का इंतजाम दो ही तरह से हम कर रहे हैं। एक तो गोविश को बर्बाद कर दिया जी, एआई करके, कृत्रिम गर्भाधान, कितना गंभीर मामला है। तीसरा, फीड में यूरिया डालने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी डैमेज हो जाते हैं। आप बताइए, कंडीशन है कि फीड में यूरिया डालना पड़ेगा। यानी आप जो कह रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा साइंस फील्ड में ब्लंडर्स हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं सिलेबस में डालकर। और हमारा साइंटिस्ट
बिल्कुल दिमाग का दरवाजा तांगे के घोड़े की तरह बंद किए बैठा है। देश का पैसा खाकर देश को बर्बाद करने का काम डंके की चोट पर कर रहा है। मैं अमेरिका की नहीं, भारत की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में क्या होता है ये तो आप देखिए, वहां का कानून क्या है ये भी आप देखिए, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं भारत में देख रहा हूँ ये हो रहा है। अब इसके ऊपर मेरे ऊपर कोई एक्शन होगा तो ठीक है, मैं उसको फेस करने को तैयार हूं, पर सच तो यही, इतने ब्लंडर्स हो रहे हैं, इमोशंस गाय की मर गई। बार बार एआई हार्मोन बनने बंद। और फिर वेदों को अगर सच मानते हैं हम, तो ये बर्बादी का एक और कारण। नहीं, अब मनुष्य को चाहिए योगा इंटेलिजेंस डेवलप करे, लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम बनते जा रहे हैं। है ना, योगा से लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग गुलाम बनते हैं। और भी उनके ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विषय को रखने के लिए। आप बहुत जरूरी भी है भारतीयों को और सभी विश्व के लोगों को भी समझने के लिए, जहाँ जहाँ भी लोग हिंदी समझ रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक ट्रिनिडाद टोबैगो से भी हैं जो कि हमारे शोज रेगुलरली देख रहे हैं। और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी भारतीय ओरिजिन की एक पॉपुलेशन है, लोग देख रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ भी लोग गौ पालन करें। मैं भी गया था उधर, एक ट्रिनिडाद में गया था। तो बड़े सुंदर उन्होंने गाय रखी हुई हैं, भारत से ला के रखी हुई हैं। और गोरक्षा में उन्होंने 5 से 6 हजार गायें बचा के रखी हैं। जो गाय दूध नहीं वाह दे सकती है, 5 से 6 हजार गायें हैं, उनको उन्होंने संभाल वाह। के रखा है। उनको वो बेचते नहीं किसी को भी। मतलब ये ट्रिनिडाद टोबैगो के भारतीय वंश के जो लोग हैं, भारतीय ओरिजिन है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो बड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है। और अमेरिका में भी 6 से 7 हजार गायें हैं जो हमारे इंडियन अमेरिकन ने बचा के रखी है। जब मतलब कि जो दूध नहीं दे सकती है, उनको भी उन्होंने कटने से बचाया है। तो ये भी चल रहा है साथ में, पैरेलल। बहुत सुंदर। तो उन सबको मैं बड़ा साधुवाद भी करता हूँ कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सब लोग। और भी बढ़ाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कैलिफोर्निया स्टेट पहला स्टेट बन जाए अमेरिका में जहाँ पे कोई भी स्लॉटर हाउस ना हो, इलीगल हो जाए। तो मेरा कोशिश रहेगा कि कैलिफोर्निया में तो एटलीस्ट करें, क्योंकि वो एक तरीके से कैलिफोर्निया अमेरिका का वीगन कैपिटल है। तो 35% लोग वीगन है। तो बहुत ज्यादा वेजिटेरियन का एक मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, वो इलीट वर्ग चला रहा है, इलीट, जो वेजिटेरियन की जी। तरफ मुड़ रहा है। और बहुत। तो मैं चाहता हूँ कि अमेरिका में जो बाकी सभी चीजें कैलिफोर्निया का फॉलो करते हैं, तो ये भी फॉलो करें तो और भी अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं, ईश्वर करे जल्द से जल्द हो, और आप जिस मिशन में लगे हुए हैं ये पूरा हो। आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। जी धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।